Okay, now every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. So नॉमिनेशन फॉर्म के बारे में मैंने बता दी कि वो पार्टीज की जिस पार्टी से लड़ना चाहेगा तो पहले थोड़ा बहुत काम करेंगे उसके लिए, फिर वहां से वो फाइल कर सकते हैं, बाद में उनको पार्टी क्या करती है, टिकट दे देती है। दूसरा काम क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, उनको कुछ रुपए जमा करवाने होते हैं एज ए पार्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट। नाउ रिसेंटली a new system has been introduced, a system of declaration has been introduced on the direction of for the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration. यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आपको कुछ और इंफॉर्मेशंस भी लीगली यानी पेपर पे लिख के देनी होंगी कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे। उनमें से पहली क्या है, सीरियस केस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई घृण्य अपराध तो नहीं है, जैसे कि आपने रेप मर्डर ऐसे कोई केसेस तो नहीं चल रहे, आपके पास पेंडिंग तो नहीं है कोर्ट के अंदर। ठीक है। दूसरा, डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। अब मान लो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काला धन दबा करके रखेंगे और काला धन दबाने के साथ में वो क्या करते हैं, उस धन को या तो किसी ट्रस्ट के नाम पे या अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम पर वो जमीन या पैसा उनके नाम कर देते हैं। ठीक है। ऐसे करके वो उन पैसों का इलेक्शंस में यूज करेंगे, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि ये गलत है और इसको सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ना सिर्फ अपनी डिटेल्स देनी होती, पहले क्या होता सिर्फ वो अपनी डिटेल्स देते थे चल चल संपत्ति का, लेकिन अब क्या करना होगा, आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, सी देयर इज नो बार ऑन एजुकेशन, आप चाहे 5वीं पास हो या फिर आपने पीएचडी कर रखी हो, इलेक्शंस में पॉलिटिक्स में इसका कोई महत्व नहीं होता। बस ये इस वजह से है कि हमारे नेता को थोड़ा बहुत कुछ लोगों को पता चले कि ये कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर जो पढ़ा लिखा होगा तो भाई वो उसका जैसे ही डिसीजन लेगा, जैसे कि दिल्ली में एजुकेशन, दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे अच्छा है इंडिया के अंदर। वाई? क्योंकि वहां का जो सीएम है वो एक आईआईटीएन है। ठीक है। सो पढ़े लिखों की बात अलग होती है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कमजोर है उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन जो अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारा नेता कितना पढ़ा लिखा है। नेक्स्ट, ये इलेक्टोरल रोल का एक परफॉर्मा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोटो वगैरह होगी। ठीक है। यहाँ पे नंबर वगैरह होते हैं, एज वगैरह, ये सब फादर्स नेम, ये सब ठीक लिखा होता है। नेक्स्ट, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे अगर हमने एक स्कूल खोला और उस स्कूल में हमें एडमिशन चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे स्कूल में से किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो हम उसके फोटोज लगा करके एडवर्टाइज करेंगे, या फिर एक गाड़ी लेंगे उसके ऊपर भोंपू लगाएंगे और वो बजाएंगे। ठीक है। यही होता है आपका कैंपेन में। ठीक है। तो सेम काम कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती है। या तो वो ये काम लोगों, कैंपेन का काम क्या होता है कि उस पार्टी के बारे में लोगों को बताना कि मेरी पार्टी ये काम करेगी। ठीक है। और या फिर मैं, अगर मैं पावर में आता हूं तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा। ठीक है। या फिर लोगों को बताना कि भाई पुरानी वाली पार्टी ऐसा कर रही है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ये काम होता है कैंपेन्स का। ठीक है। इन कैंपेन्स में, in our country such campaigns take place for 2 weeks period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. Okay, see, वैसे तो आज कायदन होता क्या है कि आपको 2 सप्ताह का टाइम मिलता है, 2 वीक्स का टाइम मिलेगा। कब? जब आपका नाम फाइनल हो जाता है कि हाँ भाई हमारी तरफ से ये बंदा लड़ेगा, और जो फाइनल डेट होगी इलेक्शन की इसके बीच में। ठीक है। 2 सप्ताह मिलते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जिनको लगता है कि हाँ भाई पार्टी टिकट मुझे मिलेगी या फिर पार्टी मुझे टिकट देगी, तो वो पहले भी शुरू कर देते हैं अपना प्रचार करना। ओके, नाउ कुछ जो बहुत ही फेमस प्रचार थे, फेमस ऐसे नारे थे, आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत ही कैची स्लोगन्स बनाते हैं। ठीक है। कि जिसको पढ़कर लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। इनका मेन मोटो क्या होता है स्लोगन्स का, इलेक्शन कैंपेन का, कि लोग किसी पार्टी की तरफ में अट्रैक्ट हों। जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा था, कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन 1971। ठीक है। और इनकी वजह से इनको जीत मिल भी गई थी। चौधरी देवीलाल का हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में हरियाणा वाले में देखा था, उन्होंने पढ़ा था वो न्याय युद्ध से वो जीत गए थे। ठीक है। सेव डेमोक्रेसी स्लोगन बाय द जनता पार्टी अंडर जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टीलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। फिर प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस
was a slogan used by N.T. Ramarao, the party leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh election in 1983. So ये कुछ स्लोगन्स हैं, ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने और अंडरलाइन करने हैं. नाउ अभी हर कैंडिडेट, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, हर कैंडिडेट को फ्री एंड फेयर तरीका मिले इलेक्शन लड़ने का, उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं. पहला, और ये पॉइंट्स इसलिए हैं कि बहुत बार हमने देखा है कि कुछ लोग अपनी मसल पावर का या मनी पावर का यूज करते हैं इलेक्शंस को खराब करने में. ठीक है, लेकिन इन सब के अगेंस्ट में लॉ बना हुआ है. ठीक है, तो कौन कौन सिचुएशंस हैं जिसमें इलेक्शन लॉ या फिर उस बंदे का, मान लो कोई लड़ रहा है और बाद में पता चलता है कि इसने ये काम करके इलेक्शन जीता है, तो उसका कैंडिडेट क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है. लोग उसको हटा भी सकते हैं. ठीक है, लोग नहीं, इलेक्शन कमीशन वो हटा देगा. ठीक है, लोग भी हटाते हैं. राइट टू रिकॉल है एक हमारे पास राइट होता है, जैसे राइट टू वोट है, ऐसे हमारे पास राइट टू रिकॉल है. इस राइट के अकॉर्डिंग हम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, मेयर, इनको हटा सकते हैं. अगर हमने इसको जिता दिया फिर ये कोई काम नहीं करता तो हम उसको हटा भी सकते हैं, उसको वापस बोल सकते हैं, भाई तू वापस आ जा, तू ठीक से काम नहीं कर रहा. तो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कि पार्टी या कोई कैंडिडेट ये काम नहीं कर सकता. पहला, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, आप किसी को रिश्वत नहीं दे सकते, आप किसी को डरा करके वोट नहीं ले सकते. ठीक है. दूसरा, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, आप किसी के जात के आधार पर, आप किसी के धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे. उसके बाद में यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, आप सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने प्रचार के लिए. ऐसा हुआ था ड्यूरिंग 1973. 1973 में इंदिरा गांधी ने सरकारी साधनों का इस्तेमाल किया था, जैसा उन पे आरोप लगाया गया था उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, और उसी के चलते क्या हुआ था, उन पे केस कर दिया गया था केशवानंद भारती द्वारा. इन्होंने उस पे केस कर दिया एंड केशवानंद भारती इवेंचुअली 1975 में जीत भी जाते हैं केस. ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती है, उसी टाइम पे जब वो केस जीतते हैं तो सजा से बचने के लिए इमरजेंसी लगा देती है पूरे देश में. ठीक है. नेक्स्ट, आप इलेक्शन के ऊपर 25 लाख से ज्यादा और 10 लाख से ज्यादा, 25 लाख से ज्यादा लोकसभा इलेक्शंस में और 10 लाख से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस में पैसे खर्च नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन जो आपको नोट डाउन करनी है और याद भी रखना है. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आचार संहिता. आप सभी को आचार संहिता को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, अब इस आचार संहिता में होता क्या क्या है. पहला, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा. सपोज कीजिए आपके इलेक्शन हो रहे हैं 30 तारीख को, आपकी इलेक्शन है 30 तारीख को. ठीक है, और आप 28 तारीख को किसी मंदिर वगैरह में जाकर के अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का इस्तेमाल करके अपना धर्म, उसका पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे. दूसरा, आप सरकारी साधनों का इस्तेमाल, यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, आप ये नहीं कर सकते. वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक अ पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज. और जैसे ही वह इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो रूलिंग पार्टी क्या कर सकती है, रूलिंग पार्टी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है ना, जैसे गरीबों के लिए, गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां, झुग्गी झोपड़ियां हटाकर उनके पक्के मकान बना देंगे. ठीक है, ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट लोगों को लुभाने के लिए, वोट्स के लिए आप नहीं करेंगे. ओके, नाउ अभी भारत में वोट कैसे होते थे. ठीक है, भारत में पहले वोट्स कैसे होते थे, पहले भारत में वोट्स होते थे कि आपको एक सिंपल पेपर होता था, उस पे पार्टी का निशान होता था, सामने नाम होता था. ठीक है, और इस पेपर पे आपको एक स्टैंप लगानी होगी. ठीक है, और आप इसको फोल्ड करके एक बॉक्स होगा जिसको बैलेट बॉक्स बोलते थे, उसके अंदर आप डाल देते थे. बहुत बार क्या होता था, इस बैलेट बॉक्स की वजह से बहुत सारे फर्जी वोट डलते थे, या फिर जो पावरफुल होगा वो ऐसे बैलेट बॉक्स उठा लेता था और ऐसे पेपर उठाएगा, उस पर स्टैंप मारेगा और इनका डालता रहेगा. अब जिसके ज्यादा स्टैंप्स होंगे वो विनर हो जाएगा, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो विनर हो जाएगा. तो यहाँ पे गलत हो रहा है. इसको रोकने के लिए फिर क्या आई, फिर आई ईवीएम.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले केरला में यूज की गई थी। ओके, ईवीएम्स का यूज है। ईवीएम्स में होता है क्या, कैंडिडेट का नाम होता है और सिंबल होता है, एक बटन होता है, ठीक है ना। आपको एक बटन दबाना है और उनके नाम पे वोट डल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ पे उंगली के ऊपर, एक नाखून के ऊपर ऐसे इंक लगाई जाती है। ये इंक इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप नाखून भी हटा दो ना तो भी रेडिएशन के अंदर ये दिखता है, ठीक है, कि वहां पे कुछ लगा हुआ है, तो आप फर्जी वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। दूसरा जो सारा सारा सिस्टम होता है वो किसके पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास होता है, ना कि गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। नाउ व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक बनाते हैं, पहले एक बार देखते हैं। वी गेट टू रीड a lot about unfair practice और इलेक्शन प्रैक्टिसेस। हम बहुत बार सुनते हैं कि भारत में जो इलेक्शंस हुए उसमें कुछ गलत यूज किया गया, जैसे अभी थोड़ी दिन पहले बंगाल में वायलेंस की बात आई थी ड्यूरिंग पंचायत इलेक्शंस, ठीक है। तो कौन कौन सी खबरें होती है जो हम सुनने को मिलती है, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट, यानी किसी ने फर्जी नाम डाल दिए और जो असली नाम था उनको हटा दिया गया, ठीक है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल बाय रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है, गवर्नमेंट संसाधनों का यूज कर रही है, ठीक है। उसके बाद में एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज एंड इमिडिएटिंग ऑफ इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रैगिंग ऑन द पोलिंग डे। यानी कि होता क्या है कि आपने क्या किया, आप ज्यादा पैसे वाला, तो आपने पैसे का पावर दिखाया या मसल का पावर दिखाया, या फिर आपने लोगों को डराया कि आप मेरे लिए ही वोट करो, ठीक है। सो ये सब प्रैक्टिसेस, कुछ प्रैक्टिसेस जो होती हैं। अभी इनके अगेंस्ट में होता क्या है, अभी ऐसे में होता क्या है, कोई पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसके पास तो भाई सारी पावर्स हैं, वो तो ऐसा करके इलेक्शन हमेशा जीतती रहेगी, ऐसा करेंगे इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा करेंगे इलेक्शन जीत जाएंगे, लोगों को डराएंगे, जिसके पास पैसे वाला होगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। फिर ऐसे तो इलेक्शन क्या नहीं हुए, डेमोक्रेटिक हुए नहीं। तो वो क्या चीज है जो इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, तो उसका सिंपल आंसर है आपका इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या है? द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव इन अवर कंट्री। In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. ठीक है ना। It enjoys the same kind of power, independence the judiciary enjoy. इसके पास में सेम वो कि वो पावर्स और पावर्स नहीं बोलूंगा, उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी कि जुडिशरी के पास है। जैसे जुडिशरी केंद्र सरकार तक को बोल देती है ना आपने गलत किया है, इतनी पावर इसके पास है। वो पावर आती कहां से? तो जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको सिर्फ अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकता है? अपॉइंट, लेकिन वो उनके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता। अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 साल के लिए है या 5 साल के लिए है तो वो रहेंगे, उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाएगा कि भाई तेरे को मैंने अपॉइंट किया, मैंने रखा है, तेरे को मैंने नौकरी दी है तो तुम मेरी बात मान। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये फ्री होते हैं। But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president or the government. Even if the ruling party of the government does not like what the commissioner does, it is virtually impossible to remove. It is virtually impossible to remove the CEC. Remove मतलब आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है ना। वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्यों? क्योंकि भाई इतना बड़ा देश है, सही तरीके से इलेक्शंस करवाने, सब इतने सारे लोग हैं। अभी कौन कौन सी चीजें हैं? इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। यानी कि इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से लेकर के उसके रिजल्ट तक जितना भी सारा काम है वो सरकार नहीं देखी, कि वो कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन। दूसरा, it implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. अब वो बंदा चाहे कितना ही पावरफुल हो, इवन वो पीएम ही क्यों ना हो, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन क्या कर देगा? उनको हटा देगा कि आप इलेक्शंस लड़ ही नहीं सकते। ओके। During the election, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent the use and misuse of governmental power to enhance its chances to win the election or to transfer some government official. इवन इलेक्शंस के टाइम पे ये लोग, अभी तक क्या होता है, गवर्नमेंट हमें गाइडलाइंस देती है
कि आपको ये करना है, ये करना है। जैसे मोदी जी 8 अगस्त 2016 को आए थे कि भाई आज से नोट बंद हो गए, गवर्नमेंट बोल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है कि ये गवर्नमेंट को बोलता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है ड्यूरिंग इलेक्शंस। ओके, नेक्स्ट, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी द गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी, नॉट द गवर्नमेंट। और जो इलेक्शन कमीशन के अंडर में ड्यूटी देते हैं, आप लोगों ने देखो जो भीतर लोग बैठे रहते हैं जो कि मोस्टली गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव के टाइम पे वो लोग गवर्नमेंट की नहीं सुनते हैं, वो किसकी सुनेंगे? इलेक्शन कमीशन की, ठीक है ना। और इसी वजह से पिछले 25 सालों में ऐसे बहुत से केसेस हुए भी हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सच नहीं हुआ कि ज्यादा बड़ा केस कि हम अब ये बोल सके कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने कोई गलत किया है या फिर इलेक्शंस अनडेमोक्रेटिक हुए हैं, ठीक है। नाउ, popular participation. Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. See, there is a word called turnout. Turnout मतलब होता है कि कितने परसेंट लोग वोट देने आए, ठीक ना, कितने परसेंट लोग वोट देने आए। अब जितने ज्यादा परसेंट लोग वोट देने आएंगे इसका मतलब कि इलेक्शंस में वो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। तो अब जितना फ्री एंड फेयर होगा उतने ज्यादा लोग वोट देने आएंगे। अब वहीं पे मान लो कोई इंसान है लठ लेके खड़ा है कि भाई आओ तुम वोट देने, कैसे दोगे उसको वोट? तो क्या जो लोग मान लो किसी और को वोट देना चाहते हैं वो तो बेचारे वोट देंगे ही नहीं, तो टर्नआउट परसेंट क्या होगा? कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। सी, इंडिया में जो पहले इलेक्शन हुए थे दैट हैपेंड इन 1951 एंड 52। लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे जब इलेक्शंस हुए थे लोगों ने नए कपड़े सिलवाए थे और हर किसी ने वोट किया था, ठीक है। सो वोटर टर्नआउट परसेंट हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोग चाहते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कितने हो रहे हैं। सेकंड, इन इंडिया पुअर इलिटरेट अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर पर्सन। भारत में ज्यादातर वोट कौन देने जाता है? ज्यादातर वोट वो देने जाते हैं जो लोग गरीब समाज से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, या फिर वो जो अंडर प्रिविलेज, जिनको सुविधा नहीं मिलती उन लोगों से। क्यों? क्योंकि उनकी एक आशा होती है सरकार से कि इस सरकार को अगर हम वोट देंगे तो ये हमारे लिए काम करेगी, इसलिए वो लोग ज्यादा वोट देते हैं बजाय अमीरों के, ठीक है ना। थर्ड, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच a lot of importance to the election. They feel through election they can bring pressure on political parties and programs favorable to them. जो कॉमन आदमी है वो वोट ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं अगर वोट करूंगा ज्यादा और मैं किसी को जिताता हूं तो वो मेरे हक की पॉलिसीज बनाएगा, स्कीम्स बनाएगा, ठीक है। लास्ट, द इंटरेस्ट इन वोट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड टू एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, ठीक है। और अब क्या लोग ज्यादा ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हुआ, बाकी पॉलिटिक्स हुआ, उन सब में ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम। On one final test of the free and fairness of the election has in the outcome itself. If elections are not fair, the outcome usually favors the powerful. See, अब सपोज कीजिए इलेक्शन हो रहे हैं, कोई आदमी जिसके जो है तो पैसे बांट रहा है, जिसके या फिर जिसके पास में वो मसल पावर है, तो जाहिर सी बात है जीतेगा कौन? वो ही जीतेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जीते हैं। इंडिया में यहां तक कि ऐसे ऐसे लोग जीते हैं एमपी एमएलए के इलेक्शन जिनके पास में कुछ भी नहीं था, और अगर जिसके पास में कुछ नहीं था वो जीत रहा है, इसका मतलब इलेक्शंस कैसे हुए हैं? फ्री एंड फेयर हुए हैं, ठीक है। सो कौन कौन सी चीजें? द आउटकम ऑफ India's election speaks for itself. The ruling party routinely loses election in India both at national and state level. See, अगर मैं राजस्थान का एग्जांपल तो राजस्थान में ये वो बन चुका है, परंपराएं बन चुकी। 5 साल रूल कौन करेगा? बीजेपी करेगी। 5 साल रूल कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। अब मान लो बीजेपी कर रही है 5 साल, लेकिन अगले 5 साल में अगले जो इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस आ जाती है। अब बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी पावरफुल पार्टी है, जीतना इसको चाहिए, लेकिन पार्टी बनी किसकी? सरकार बनी किसकी? कांग्रेस की। तो अगर ये इतने पावरफुल होते क्या तो क्या ये जीतते? नहीं जीतते। लेकिन ये तो इलेक्शंस फ्री और फेयर थे, जिसकी वजह से जो ऑपोजिशन है वो भी क्या हो रहा है? जीत रहा है, ठीक है। सेकंड, इन यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग
elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs and MLAs rule election. इंडिया में आधे से ज्यादा MPs और MLAs हैं वो चुनाव हार जाते हैं, नए लोग आते हैं, ठीक है. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन. बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका अगर कोई क्रिमिनल कनेक्शन है या फिर जो पैसे का रौब दिखाता है वो हार जाता है. बहुत बार ऐसा देखा गया, ठीक है. Barring very few disputed election, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. और बहुत बार जो डिफीटेड पार्टी वो क्या बोलेगी कि हमें लोगों ने हराया है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे. लोगों के पास में सबसे बड़ी पावर है किसकी, वोट की, ठीक है. लास्ट, चैलेंजेस टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अब हमारे पास चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो कि हमारे इलेक्शंस को फ्री या फेयर बनने से रोकते हैं. सो द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चोजन इट ओवर इट्स राइवल. जीतेगा कौन, जिसको लोगों ने चुना होगा. दिस मे नॉट बी ट्रू इन फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी. अब लेकिन ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सही ना हो. अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी एंड अनफेयर मीन्स. बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो सिर्फ जीते क्यों है, क्योंकि उनके पास में पैसा था. तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, नहीं हुआ. But the overall verdict of general election still reflects popular preference. There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. अभी ये तो है भाई जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्शन कोई फ्री एंड फेयर नहीं हुआ. लेकिन पिछले 60 सालों में ऐसे बहुत कम केसेस हुए हैं जिनकी वजह से, जहां पे कोई पैसे वाला जीता हो या पावरफुल आदमी अपने पैसों के दम पे जीता हो. तो ये क्या बता रहा है कि इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं वो कैसे हैं, डेमोक्रेटिक हैं. अभी यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है. आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज. क्या लोगों की जो कि मैं इसको वोट दूंगा वो उनकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है. क्यों यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि बहुत बार लोग ऐसे लोगों को वोट कर देते जो उनको कुछ स्वार्थ देता है. जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टर्म यूज किया था, रेवड़ी कल्चर. क्यों, क्योंकि अब हर जो पॉलिटिकल पार्टी कहीं पे भी पूरे भारत में कहीं पे कोई इलेक्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलती थी, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो फ्री कर दूंगा, और लोग उसको वोट देते थे. तो क्या लोगों को नॉलेज थी कि ये पार्टी आगे जाके कैसा काम करेगी, इसके ऊपर क्वेश्चन किया गया है कि क्या लोगों को नॉलेज है कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं. दूसरा, आर द वोटर्स गेटिंग रियल चॉइस. क्या लोगों के पास में सही चॉइसेस आ रही हैं, क्या उनको पता चल रहा है कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, ठीक है. तीसरा, इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. क्या इलेक्शन में कोई गरीब लड़ सकता है. लेवल प्लेइंग मतलब कि जब सबको समान अधिकार मिले कि भाई मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, ये नहीं किसी पैसे वाले और मसल पावर वाले इलेक्शन लड़े, नहीं, सब लड़ सकते हैं, ठीक है. लास्ट, कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन. क्या एक आम आदमी इलेक्शन जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके, क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग मेनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस to the Indian elections to our attention. These include candidates and party with lot of money not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. जिस पार्टी के या लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, भले ही वो इलेक्शन मत जीतो, लेकिन उनके दिमाग में चीज रहती है कि मेरे पास पैसे हैं तो जीत मेरी हो सकती है, ठीक है. दूसरा, in some part of the country, candidates with some criminal connection have been able to push other out of the electoral race and to secure tickets for major parties. Now suppose कीजिए एक बाहुबली है, गुंडा है, ठीक है. वो क्या करेगा, वो भी उसका पार्टी का कोई मेंबर खड़ा हो रहा है, उसके घर का कोई मेंबर खड़ा हो रहा है, और साइड में कोई बेचारा शरीफ आदमी खड़ा हो रहा है. तो काफी बार होता है कि ये लोग अपने मसल पावर से उस इंसान को बैठा देते हैं और टिकट अपने साथी को दिलवाएंगे, अपने परिवार वाले को दिलवाते हैं, ठीक है. सम फैमिली टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द रिलेटिव्स. बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहाँ पे परिवारवाद पॉलिटिक्स होती है, तो वहां पे जो टिकट मिलेगा वो उस दिन की फैमिली को ही मिलता है और किसी कहीं बाहर जाने नहीं देते उससे, ठीक है. वेरी ऑफन इलेक्शन लिटिल ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ मेजर पार्टी एंड क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है. बहुत कम ऐसा होता है कि किसी आम इंसान को टिकट मिले. Some smaller parties and independent candidates suffer a huge advantage compared to the bigger parties. कुछ छोटी पार्टियां होती हैं, उनको लोग इतना रिकग्नाइज करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है. मान लो एक पार्टी है कांग्रेस, एक बीजेपी और एक कोई बेचारी अभी नई नई बनी है,
तो लोगों ने तो किसके बारे में सुना, इन दो के बारे में सुना है, इनके बारे में इतना सुना नहीं। तो एडवांटेज किसके पास है, इन दोनों के पास है, ये बेचारा क्या करे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि चैलेंज प्रेजेंट करते हैं हमारे इलेक्शंस के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे, और कल परसों की जो क्लास होगी उसमें हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म वाला चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।